हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल पार्थ के रिव्यूज़। एंड द बॉयज़ का सीज़न 4 आ गया है, तो चलिए सीज़न 4 के पहले एपिसोड पर कुछ चर्चा करते हैं। तो पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में ही विक्टोरिया नॉर्मन दिखाई जाती है, जो अपनी आफ्टर विनिंग पार्टी में स्पीच दे रही होती है। उसी पार्टी में किमिको और फ्रेंची वेटर की ड्रेस में दिखाए जाते हैं। जहाँ तक की बात आगे की जाए तो देखा जाता है कि वैन में एमएम बैठा होता है, जो उनसे कांटेक्ट में होता है। स्टारलाइट और ह्यूई वैन के अंदर लगी स्क्रीन के साथ सीसीटीवी कैमरास को अटैच किए हुए दिखाई जाते हैं। तभी एमएम को याद आता है कि बुचर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और जब वो बुचर को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो बुचर की एंट्री होती है, जहाँ वो शराब पीकर उल्टियाँ कर रहा होता है। और जहाँ तक कि सीज़न 3 के एंड में दिखाया गया था कि बुचर के पास अब बहुत कम टाइम है, तो वो उसी सिचुएशन में बीमार भी पड़ रहा होता है। किमिको और फ्रेंची बुचर को वो वेटर की ड्रेस डालने के लिए बोलते हैं, बट बुचर उन्हें मना कर देता है और वेटर की ड्रेस को बाहर फेंक कर अपने नॉर्मल कपड़ों में, जो पहले 3 सीजन में दिखाए गए हैं, उन्हीं में से अंदर चलने के लिए बोलता है। एंड एपिसोड 1 की थोड़ी ही देर में ये पता लग जाता है कि अब टीम को बुचर नहीं बल्कि एमएम लीड कर रहा है। उसी टाइम पार्टी के अंदर होमलैंडर अपने बेटे के साथ आ जाता है, और उसे देखकर विक्टोरिया नॉर्मन थोड़ा सा चौंक भी जाती है और घबरा भी जाती है, क्योंकि उसे उसका वहाँ आना शायद पसंद नहीं आया, जहाँ तक सीन में दिखाया गया है। सीसीटीवी में होमलैंडर को देखकर एमएम पहले ही सबको कमांड दे देता है कि कोई भी होमलैंडर से पंगा नहीं लेगा। होमलैंडर से अकेले में बात करने के लिए विक्टोरिया अपनी बेटी जोई को रायन के साथ आइसक्रीम खाने को जाने के लिए बोलती है। जब रायन और जोई आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ उन्हें बुचर मिलता है। बुचर रायन से बात करना चाहता है और उसे ये समझाता है कि होमलैंडर एक अच्छा इंसान नहीं है, तो उसे छोड़ दे और उसके साथ चले। रायन उसकी बात टाल देता है, ये बोलकर कि होमलैंडर उसके फादर हैं, और तभी वहाँ होमलैंडर आ जाता है, जो बुचर को देखकर सरप्राइज तो नहीं होता, बट फिर भी वो हंसने लग जाता है, क्योंकि उसे बुचर की शक्ल पर दिख जाता है, जो सीजन 3 के एंड में दिखाया गया था कि कंपाउंड वी लेने की वजह से बुचर अब मरने वाला है। एंड जाते जाते होमलैंडर बुचर को ये बोलता है कि उसे शायद बुचर पे तरस भी आ रहा है, क्योंकि उसकी आखिरी लड़ाई अब बुचर से नहीं हो पाएगी, उससे पहले ही शायद बुचर मर जाएगा, और वो रायन को वहाँ से लेकर निकल जाता है। तो सीजन 3 के एंड में ये भी दिखाया गया था कि विक्टोरिया अपनी बेटी जोई को भी कंपाउंड वी का इंजेक्शन देती है, जिससे उसकी बेटी में भी कुछ सुपर पावर आ जाती है, और वो उसी पावर का यूज़ करके फ्रेंची और किमिको पर अटैक करती है, जहां किमिको का हाथ वो उखाड़ देती है। अगले सीन में किमिको और फ्रेंची को बचाने के लिए स्टारलाइट उन्हें 8th फ्लोर से नीचे जंप करने के लिए कहती है, ताकि वो उड़कर उन्हें बचा लेगी। किमिको और फ्रेंची स्टारलाइट के बोलने पर छलांग तो मार देते हैं, लेकिन स्टारलाइट फ्रेंची को तो पकड़ लेती है। किमिको को पकड़ने के टाइम पर वो ये भूल जाती है कि उसका एक हाथ उखड़ चुका है, जो कि एक बेबी की तरह छोटा सा हाथ बाहर आ रहा होता है, जैसे कि डेडपूल में भी हमें देखने को मिला था। सो किमिको सीधा 8th फ्लोर से नीचे गिरती है, लेकिन फिर भी उसकी पावर्स की वजह से वो नॉर्मल हो जाती है। एपिसोड 1 की शुरुआत में भी जब होमलैंडर पार्टी में आता है, तो उसे देखकर जब नॉर्मन थोड़ी सी सरप्राइज होती है, तो उसे वे ये भी बोलती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, और होमलैंडर उसे ये बोलता है कि वो पहले से ही पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा सपोर्ट करता आया है। बट वहाँ पर ये चीज़ साफ कर दी गई है कि सीजन 3 के एंड में होमलैंडर ने जिस इंसान को मारा था, अब उस पर उस चीज़ की वजह से एक लीगल केस चल रहा है, जिसकी वजह से उसका वहाँ होना अच्छा नहीं था। अगले सीन में एमएम और बुचर CIA के हेडक्वार्टर में दिखाई देते हैं, जहां ग्रेस बुचर से नाराज़ होती है क्योंकि वो रायन को होमलैंडर के साथ जाने देता है। एंड बुचर ग्रेस को भरोसा दिलाता है कि वो रायन को वापस ले आएगा। एंड बाहर बुचर के पास उसका एक पुराना दोस्त आता है, जिसका नाम जोई होता है, एंड वो बहुत टाइम बाद मिल रहे होते हैं। वहाँ जोई बुचर को कॉफ़ी के लिए ऑफ़र करता है, और उन दोनों की कुछ बातें होती हैं, जहाँ ये पता लगता है कि बुचर को उसकी टीम द बॉयज़ से डिमोट कर दिया गया है और टीम का लीडर एमएम को बना दिया गया है। एंड वहाँ जोई उसे टीम छोड़ने के लिए सजेशन देता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। अगले सीन में एमएम के घर उसकी एक्स वाइफ आती है, जहाँ वो उसे बताती है कि टॉड को उसने छोड़ दिया है, जो कि उसका नया हस्बैंड था, पर उसकी बेटी का टॉड के जाने के बाद मन नहीं लग रहा, इसलिए वो एमएम की हेल्प चाहती है ताकि वो टॉड को ढूंढ सके, और वो उसे बताती है कि वो होमलैंड के लिए पागल हो चुका है। अगले सीन में होमलैंडर सोया हुआ दिखाया जाता है, जहाँ उसे सपने में वो सब लोग दिख रहे होते हैं जिन्हें उसने मारा होता है, एंड उसके सामने वही बातें आ रही होती हैं जिसमें वो सीजन 3 में खुद को कोस रहा था। अगले सीन में हमें होमलैंडर कोर्ट के अंदर एक नॉर्मल सिटीजन की तरह बैठा हुआ दिखाई देता है, एंड जहाँ हमें ये भी पता लगता है कि स्टारलाइट ने वॉर्ड के खिलाफ एक एंटी कम्युनिटी स्टार्ट कर दी हुई। एंटी वॉर्ड कम्युनिटी के साथ मिलकर स्टारलाइट सारे सुपर हीरोज़ के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही होती है, ताकि वो वॉर्ड को ख़त्म कर सके और सुपर हीरोज़ को भी। कोर्ट की सुनवाई के बाद होमलैंडर
वार्ड के ऑफिस में दिखाया जाता है जहां वो बाकी हीरोज के साथ बैठा बात कर रहा होता है एंड वहीं एंट्री होती है ब्लैक नोवार की। जी हाँ, ब्लैक नोवार जिसे थर्ड सीजन के एंड में होमलैंडर ने खुद मारा था, लेकिन इस सीजन में दोबारा नोवार दिखाया गया है। लेकिन ये नोवार वो नोवार नहीं है जो पहले था। इस बार किसी और सुपर हीरो को नोवार की ड्रेस डलवाकर दुनिया के आगे पेश किया जा रहा है। एंड दूसरी तरफ द बॉयज के ऑफिस में स्टारलाइट उड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है, जो कि सीजन 3 के एंड में दिखाया गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बुचर ने विक्टोरिया को एक खाली जगह पर मिलने के लिए बुलाया होता है, जहां वो उससे डील रखता है कि वो उसकी हेल्प करे रायन को होमलैंडर से दूर करने के लिए, और बदले में उसे जो चाहिए वो देगा। एंड वहां विक्टोरिया उसे ये बोलती है कि ह्यूई के पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं जो वो विक्टोरिया के खिलाफ यूज़ कर सकता है। विक्टोरिया उसे वो सबूत लाने के लिए बोलती है और बदले में उसकी हेल्प के लिए मान जाती है। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि ह्यूई को एक हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहां उसे ये पता लगता है कि उसके फादर एक क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर ह्यूई घबरा जाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हमें होमलैंडर कपड़े चेंज करते हुए दिखाई देता है, जहां हमें ये देखने को मिलता है कि उसकी बॉडी के हेयर झड़ने शुरू हो चुके हैं, यानी सुपर हीरो होने के बावजूद अब उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। होमलैंडर के पास कुछ नए सुपर हीरोज की लिस्ट आती है, जिनमें से कुछ हीरोज को 7 में ऐड करने के लिए लाया गया होता है, जिनमें से एक होती है सिस्टर सेज, जिसकी सुपर पावर उसका दिमाग होती है। सिस्टर सेज दुनिया की सबसे समझदार और सबसे तेज दिमाग वाली लड़की है। एंड होमलैंडर एक नॉर्मल सिटीजन की तरह कपड़े डालकर उससे मिलने उसके घर जाता है, जहां वो उसे हेल्प के लिए बोलता है। वहां होमलैंडर सिस्टर सेज से हेल्प मांगता है ताकि उसके ऊपर लगा केस भी खत्म हो जाए और लोगों के अंदर उसके लिए हमदर्दी भी आए। एंड सिस्टर सेज को वो ऑफर करता है 7 ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद हमें वैन में टॉड का पीछा करता हुआ दिखाई देता है, जहां किमिको और फ्रेंची भी उसके साथ होते हैं। एंड वहां वो देखता है कि टॉड कुछ 3 लोगों से मिल रहा है, जिनमें से एक सिस्टर सेज भी होती है। सिस्टर सेज टॉड और बाकी 2 लोगों को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। एंड वहाँ बिल्डिंग के अंदर होमलैंडर, नोवार, एट्रेन और डीप चारों होते हैं, जहाँ होमलैंडर अपने 3 सुपर हीरोज को ये काम करने के बाद जब होमलैंडर बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो एमएम उसे देख लेता है और उसे शक होता है, क्योंकि उस समय होमलैंडर की कोर्ट में तारीख थी और वो उसका पीछा करता है कोर्ट तक। कोर्ट के बाहर दोनों कम्युनिटीज, जो होमलैंडर को सपोर्ट करती है और जो स्टारलाइट की कम्युनिटी है, वो आपस में आमने सामने खड़ी होती हैं। एंड स्टारलाइट की कम्युनिटी में सिस्टर सेज कपड़े बदलकर शामिल हो जाती है। तभी सबको नोटिफिकेशन मिलता है कि होमलैंडर बेकसूर साबित हुआ और उसे आज़ाद कर दिया गया है। इसके बाद सिस्टर सेज होमलैंडर की सपोर्टर कम्युनिटी के ऊपर कॉफ़ी गिर देती है, जिसकी वजह से वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड होमलैंडर के ऑर्डर पर एट्रेन अपनी स्पीड की पावर का यूज़ कर वहाँ वो उन 3 लाशों को छोड़ देता है, ताकि सारा कसूर स्टारलाइट की कम्युनिटी के ऊपर आए कि उसे बदला लेने के लिए उसने 3 बेकसूरों को मार दिया। एंड होता भी यही है। न्यूज़ में यही बात फैल जाती है कि स्टारलाइट की कम्युनिटी ने गुस्से में आकर होमलैंडर के सपोर्टर्स को मारा और 3 लोगों की मौत हो गई। ये सारा प्लान होमलैंडर की हेल्प के लिए सिस्टर सेज ने बनाया था, जो सक्सेसफुल रहा। ये सब होने के बाद होमलैंडर अपने बेटे रायन के साथ दिखाया जाता है, लेकिन रायन उदास दिखाई देता है। होमलैंडर के पूछने के बाद वो बताता है कि वो नहीं चाहता बुचर मर जाए, बिकॉज उसकी मॉम बुचर को बहुत प्यार करती थी। एंड होमलैंडर रायन को बुचर के खिलाफ भड़काने लग जाता है। एंड यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि फ्रेंची कॉलिन के साथ उसके घर पे होता है। एंड फ्रेंची के हाथ में कॉलिन की फैमिली पिक्चर होती है, जिसे देखकर फ्रेंची की शक्ल पर किसी तरह का गिल्ट दिख रहा होता है। दूसरी तरफ यूगी अपने फादर के पास दिखाई देता है, जहाँ उसके फादर को कोमा में देखकर वो बहुत परेशान होता है। एंड तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज़ आती है और यहाँ एंट्री होती है यूगी की मदर की, जो उसे बहुत पहले और उसके फादर को छोड़कर जा चुकी थी। एंड दूसरी तरफ बुचर दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ बेका से बात कर रहा होता है। जी हाँ, बेका पिछले सीजन में मर चुकी थी, लेकिन टेम्परेरी कंपाउंड वी के साइड इफेक्ट की वजह से बुचर को अब वो दिखाई देने लगती है। वहाँ बेका उसे रायन को होमलैंडर के साथ छोड़ देने की नाराज़गी दिखाती है और बेका बुचर को वही इंसान बनने को बोलती है जिससे उसने शादी की थी, यानी जो असली बुचर था, ना कि वो जो उसके जाने के बाद बन गया। बेका की बात सुनने के बाद बुचर विक्टोरिया को डील पूरी करने के लिए सबूत भेजने के लिए फ़ोन उठाता है, लेकिन सबूत भेजता नहीं बल्कि कुछ उल्टा ही भेज देता है। एंड बेका को देखकर स्माइल पास करता है और शराब पीने लगता है। एंड लास्ट सीन में हमें ये देखने को मिलता है
कि बुचर की नर्व्स कुछ अजीब तरीके से हिल रही होती हैं और यहाँ ख़त्म होता है सीज़न 4 का पहला एपिसोड। तो ओवरऑल मेरा सीज़न 4 के पहले एपिसोड का जो पर्सनल रिव्यू है वो बहुत अच्छा रहा। बाकी आप लोगों का क्या रिव्यू है, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। जय श्री राम, थैंक्स अ लॉट। जल्दी ही मिलेंगे एक और रिव्यू वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।